आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें गांधी युग की एक कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त लेकिन बहुत ही विस्तृत यात्रा पर ले जाते हैं। यह एक तरह की क्विक रिवीजन नोट्स हैं जो हमें उस व्यक्ति के बारे में बताती हैं जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। बिल्कुल। और हमारा मिशन इन नोट्स के हर एक पहलू को समझना है, उनके परिवार से लेकर उनके शुरुआती संघर्षों तक और फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी, हम क्रमबद्ध तरीके से मतलब एक एक करके हर जानकारी को देखेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत गांधी जी के परिवार से करते हैं। हाँ, तो स्रोत हमें सबसे पहले गांधी जी के परिवार से परिचित कराता है। उनके दादा का नाम था उत्तम चंद गांधी, जो पोरबंदर के राजा के दीवान थे। जी। ये बताता है कि परिवार पहले से ही मतलब काफी प्रतिष्ठित था। और ये सिलसिला उनके पिता के साथ भी जारी रहा। उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था, वो भी पोरबंदर के दीवान थे। अच्छा। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि उन्होंने 4 शादियां की थीं। 4 शादियां? और गांधी जी की माँ पुतलीबाई वो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी और गांधी जी उन्हीं की संतान थे। जी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी जो उम्र में उनसे शायद 6 महीने बड़ी थी। हाँ, 6 महीने बड़ी थी। और उनके 4 पुत्रों का भी जिक्र है, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और हर एक की कहानी अपने आप में अनोखी है। बिल्कुल। हाँ, जैसे स्रोत हरिलाल के बारे में बताता है कि उनके अपने पिता से वैचारिक मतभेद थे। बहुत गहरे मतभेद थे। और उन्होंने कुछ समय के लिए इस्लाम भी स्वीकार कर लिया था और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। जी, लेकिन बाद में वे वापस हिंदू धर्म में आ गए और आर्य समाजी बन गए। दूसरे पुत्र मनीलाल, वो गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं बस गए। हाँ, वहीं बस गए। रामदास के बारे में बताया गया है कि वे गांधी जी के बहुत करीब थे। जी, और उन्होंने ही गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। और उनके पुत्र यानी गांधी जी के पोते कानू गांधी, वो उनके निजी फोटोग्राफर थे। अच्छा, तो जो तस्वीरें हम देखते हैं वो काफी हद तक उन्हीं की खींची हुई हैं। और चौथे पुत्र देवदास, वो पत्रकारिता में गए और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक भी रहे। तो ये दिखाता है कि उनका परिवार कितना विविध था। बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं उन लोगों और किताबों की जिन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया। हाँ। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने उन्हें पूरे भारत का भ्रमण करने की सलाह दी थी। और उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। एक दार्शनिक गुरु का भी जिक्र है, लियो टॉल्स्टॉय। हाँ, उनकी किताब वॉर एंड पीस से गांधी जी बहुत प्रभावित थे ना? बहुत ज्यादा। इसी किताब से उन्होंने आंदोलन करने और अहिंसा के साथ मतलब डटे रहने की प्रेरणा ली थी। और भूख हड़ताल का विचार? वो उन्होंने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सीखा था। चलिए एक नजर उनकी जीवन यात्रा की टाइमलाइन पर डालते हैं। जन्म तो 1869 में पोरबंदर में हुआ। जी, 1883 में उनकी शादी हुई। फिर 1888 में वे वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। और 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। और दक्षिण अफ्रीका उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वहां उनके साथ क्या हुआ? वो जो ट्रेन वाली घटना है, डरबन से प्रिटोरिया की ट्रेन यात्रा के दौरान रंग भीत के कारण फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। हाँ, सेंट पीट्स मॉरिजबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से जबरदस्ती उतार दिया गया। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। तो उन्होंने अपनी लड़ाई कैसे शुरू की? मतलब पहला कदम क्या था? 1894 में उन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ संगठित होकर आंदोलन करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा, तो पहले संगठन बनाया। जी। फिर 1903 में उन्होंने भारतीयों की आवाज उठाने के लिए इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार शुरू किया। और उनका पहला सत्याग्रह वो कब हुआ? उन्होंने पहला सत्याग्रह 1906 में किया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के खिलाफ। इस बिल के तहत एशिया के लोगों को अपनी पहचान के लिए एक रजिस्ट्रेशन कार्ड हमेशा अपने पास रखना पड़ता था। बिल्कुल, वो अनिवार्य था। इसी के खिलाफ उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और 1908 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार भी किया गया। स्रोत में उनके द्वारा स्थापित कुछ आश्रमों का भी उल्लेख है। जी, दक्षिण अफ्रीका में 2 थे। एक तो फिनिक्स आश्रम डरबन में 1904 और दूसरा टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में 1910। और भारत में उन्होंने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम बनाया, जिसे 1917 में
साबरमती नदी के किनारे ले जाया गया और फिर वो साबरमती आश्रम कहलाया। जी, और एक और महत्वपूर्ण आश्रम था सेवाग्राम आश्रम, जो 1936 में वर्धा, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत लौटे और इसी दिन को अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। भारत आने पर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की। हाँ, जिसके कारण लोग उन्हें मजाक में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहते थे। जी, और अंग्रेज इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। इसके बाद उन्होंने 1917-18 में 3 क्षेत्रीय आंदोलनों में भाग लिया। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो तिनखटिया पद्धति के खिलाफ था। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर वो वहां गए थे। जी, यह उनका पहला सफल सत्याग्रह था और इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। अच्छा, तो महात्मा की उपाधि चंपारण के बाद मिली? हाँ। दूसरा था 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। और 1919 के बाद वे राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल हो गए। जी, 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने 1920 में अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो उनका पहला जन आंदोलन था। और उन्होंने इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ भी जोड़ा था, है ना? हाँ, उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा अवसर माना और दोनों आंदोलनों को मिला दिया। और इसी वजह से उन्हें खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। जी बिल्कुल। उनके 2 और बड़े आंदोलनों का जिक्र है, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। हाँ, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1930 में दांडी मार्च से हुई। उन्होंने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। और दूसरा था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं और यहीं उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। शुरू में उनकी भारत में हुई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों का भी विवरण है। जी, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें यंग इंडिया में आपत्तिजनक लेख लिखने के आरोप में यरवदा जेल भेजा गया। अच्छा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से यरवदा जेल भेजा गया। वे इस जेल को यरवदा मंदिर कहते थे। यरवदा मंदिर? हाँ, और यहीं 1932 में उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। और इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। जी, ये बहुत दुखद था। कुछ और जरूरी तथ्य भी हैं, जैसे उनकी आत्मकथा का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है। और वो केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हाँ, सिर्फ एक बार, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। और उन्हें जो उपाधियां मिली, महात्मा ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और अर्धनग्न फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये बिल्कुल। तो इन नोट्स के माध्यम से हमने गांधी जी के जीवन की एक पूरी रूपरेखा देखी, एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका जाने से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने तक। वाकई। और यह हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी देता है। स्रोत बताता है कि कैसे अहिंसा के पुजारी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया। हाँ, ये एक विरोधाभास लगता है। तो सवाल ये है कि एक नेता जो एक सिद्धांत के लिए इतना प्रतिबद्ध हो, उसे कौन सी परिस्थितियां एक ऐसे रुख को अपनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो बज़ाहिर मतलब देखने में इतना विरोधाभासी लगता है। ये सोचने वाली बात है कि एक्सट्रीम हालात में, बहुत मुश्किल हालात में नेतृत्व कैसे विकसित होता है।